हेलो दोस्तों, क्विक कैश में आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी का पेपर 12 तारीख को है और आज हम लोग राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे। संसद और राज्य का विधानमंडल, इसे जुड़े हुए आर्टिकल कैसे याद किए जाए, वो ट्रिक कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो गलत ना होने पाए आप लोगों के। चलते हम लोग वो ट्रिक को देखते हैं, कौन कौन से वो ट्रिक हैं। जो उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि संसद के बारे में। तो संसद जो है, इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये मिलके बनता है संसद। उसी तरह राज्य का विधानमंडल होता है, उसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा, इनको मिलकर के विधानमंडल बनता है। लेकिन भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी सभी राज्यों में विधानसभा और राज्यपाल होते हैं, तो इनको मिलकर के बनता है। हम लोग उस आर्टिकल को याद करने का प्रयास करेंगे ट्रिक के माध्यम से, जिसको याद आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। बस क्या करना है, नवासी जोड़ते जाना है। जैसे मान लीजिए अगर पूछा जाए कि संसद का गठन किस आर्टिकल में है, तो 79 में है। तो 79 में जब 89 जोड़ दोगे तो उसमें 168 आ जाएगा और राज्य के विधानमंडलों का गठन का पता चल जाएगा। तो बस 89 जोड़ना है और आपको सारे आर्टिकल याद होते चले जाएंगे। जैसे राज्यसभा की संरचना, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि राज्यसभा की संरचना किसमें है, तो 80 आर्टिकल में है और उसमें 89 जोड़ दोगे तो 169 में राज्यों की विधान परिषद के गठन और समाप्ति दोनों का उल्लेख का पता चल जाएगा। उसी तरह से आर्टिकल 81 में 89 जोड़ोगे तो 170 हो जाएगा और 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अगर उसमें 89 जोड़ दोगे तो 170 हो जाएगा और विधानसभा की संरचना के बारे में पता चल जाएगा। तो अगर एग्जाम पूछा जाए कि लोकसभा किस आर्टिकल में है, तो 81 में है, उसमें 89 जोड़ दोगे तो 170 में राज्य की विधानसभा की संरचना के बारे में पता चल जाएगा। उसी तरह राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का आर्टिकल है 89, इसमें 89 जोड़ोगे तो 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पता चल जाएगा। उसी तरह से आर्टिकल 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है और उसमें 89 जोड़ोगे तो 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में पता चल जाएगा। इसी तरह से आर्टिकल 105 में है संसद के सदनों और उनके सदस्यों के समितियों के विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है। तो अगर इसमें 89 जोड़ दोगे तो विधानमंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकार के बारे में पता चल जाएगा 194 में। उसी तरह से 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन राज्यों में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है, याद रखिएगा। फिर आर्टिकल 110 है धन विधेयक की परिभाषा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो धन विधेयक आर्टिकल 110 में है, उसमें 89 जोड़ेंगे तो राज्यों की धन विधेयक के बारे में पता चल जाएगा 199 में। तो उसमें 89 जोड़ देना है और राज्य में धन विधेयक होता है 199 में, उसमें पता चल जाएगा। तो धन विधेयक की परिभाषा 2 जगह दी गई है, याद रखिएगा। अक्सर लोग 110 याद रखते हैं, लेकिन ये वाला याद नहीं होता है। राज्य में भी धन विधेयक होता है, तो वो 199 में है और ये 110 में है, तो 89 जोड़ के याद कर लेना है। विधेयकों पर अनुमति राष्ट्रपति देता है, ठीक है। विधेयकों पर अनुमति राष्ट्रपति देता है 111 के तहत। इसमें 89 जोड़ दोगे तो विधेयकों पर अनुमति राज्यपाल देता है, राज्यों में इसके बारे में पता चल जाएगा। तो ऐसे कुछ आर्टिकल हमें याद करने हैं कि जिससे हमारे क्वेश्चन गलत ना होने पाए। आगे चलते हैं हम लोग। अब राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं कि भारत के प्रेसिडेंट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन से हैं, जहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। और फिर हम लोग राष्ट्रपति और राज्यपाल के आर्टिकल की तुलना करेंगे और उस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कौन कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं और कैसे उनको याद किया जाए। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति होगा, यह कहता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 52 में कहा गया है। दूसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन पूछा जाए कि ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 54 में है। यह क्वेश्चन बिहार में कई बार पूछा जा चुका है। आर्टिकल 60 क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो राष्ट्रपति जो शपथ लेता है वो आर्टिकल 60 में है। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति का जो शपथ है उसका प्रावधान अनुसूची 2 में नहीं है, केवल
उसके लिए राष्ट्रपति के लिए अलग से आर्टिकल बना दिया गया है, आर्टिकल 60 है। दूसरा राष्ट्रपति से आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वो आर्टिकल 61 में है, राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, ये भी आप लोग को याद रखना है। इसके बाद उपराष्ट्रपति से जुड़ा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 यह कहता है भारत का उपराष्ट्रपति होगा। एक वाइस प्रेसिडेंट का अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 63 है। आर्टिकल 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। जो उपराष्ट्रपति होता है ये एक्स ऑफिसियो हो जाता है, किसका, तो चेयरमैन बनता है किसका, काउंसिल ऑफ स्टेट का, अर्थात राज्यसभा का पदेन सभापति बनता है। तो ये कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 64 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आर्टिकल है 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में है। और 123 में जो है अध्यादेश का उल्लेख किया गया है। ये भी याद रखेगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद की कार्यवाही न चल रही हो। अब आते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल से जुड़े आर्टिकल की तुलना कर लेते हैं। और हमें बस क्या करना है, ट्रिक याद करना रखना है कि हर जगह 89 जोड़ते जाना है। जैसे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि वो किस आर्टिकल में है, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है वो आर्टिकल 72 में है। और राज्यपाल भी की क्षमादान शक्ति भी है, और दोनों का आर्टिकल पूछा जाए तो उसमें 89 जोड़ देना है। तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 72 में है, इसमें 89 जोड़ देंगे तो राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का पता चल जाएगा आर्टिकल 161 में। ठीक है। उसी तरह से आर्टिकल 73 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इसमें 89 जोड़ोगे तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में पता चल जाएगा। उसी तरह से आर्टिकल 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है, तो इसमें 89 जोड़ते ही राज्य में 163 में राज्य को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है राज्यपाल को। नेक्स्ट है आर्टिकल 85 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को संसद के सत्र को बुलाने, सत्र अवसान करने और विघटन करने का अधिकार है, यह प्रावधान किया गया। इसमें 89 अगर जोड़ दोगे तो 174 में राज्यपाल भी वही काम करता है, विधानमंडल के सत्र को बुलाता है, सत्र अवसान करता है और विघटन कर देता है। आगे है राज्यों में सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति को अधिकार। जो सदन होता है लोकसभा राज्यसभा, वहां पर राष्ट्रपति अभिभाषण करता है 86 के तहत। इसमें 89 जोड़ दोगे तो राज्यपाल भी 175 के तहत अभिभाषण देता है, स्पीच देता है, और जो सदन होता है उसको अधिकार देने का भी काम राज्यपाल का है। तो बस 89 जोड़ते जाना है, सारे आर्टिकल आपको याद होते चले जाएंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 87 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, इसमें 89 जोड़ोगे तो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के बारे में पता चल जाएगा आर्टिकल 176 में। आगे है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में भी पता कर लेते हैं। आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जो है राष्ट्रपति करेगा, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो प्रधानमंत्री का आर्टिकल कौन सा है, 75। इसमें 89 जोड़ दोगे तो 164 में मुख्यमंत्री के आर्टिकल का पता चल जाएगा, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो जो केंद्र सरकार में आर्टिकल है 75, उसी में 89 जोड़ करके मुख्यमंत्री के आर्टिकल का पता चल जाएगा। तो प्रधानमंत्री 75 में है और मुख्यमंत्री 164 में है। बस 89 जोड़ करके हमें याद कर लेना है। एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया, तो वो 76 में है। ठीक है। भारत का महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है, तो 76 में है। अगर इसमें 89 जोड़ दोगे तो राज्य के अधिवक्ता के बारे में पता चल जाएगा, 164
165 में जो है राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया है। तो केंद्र में महान्यायवादी होता है और राज्य में महाधिवक्ता होता है, और दोनों का आर्टिकल जो है याद रखना, बस 89 जोड़ देना है। तो महान्यायवादी 76 में है और महाधिवक्ता 165 में है, 89 जोड़ के याद कर लेना। नेक्स्ट है 78 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को जो है जानकारी देगा 78 के तहत, तो उसमें 89 जोड़ने पर 167 के तहत राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का पता चल जाएगा। तो ऐसे आर्टिकल हमें याद करने का यही तरीका होता है, जब हम बार बार इसको पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल याद हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। कौन कौन से संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, जो लेटेस्ट हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे संविधान संशोधन 100 नंबर का, ये पूछा जाएगा ये कब हुआ था, 2015 में हुआ था। ये संविधान संशोधन 100 किससे संबंधित है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा संधि के लिए ये किया गया था। तो भारत बांग्लादेश के बीच में सीमा समझौता हुआ है, वो संविधान संशोधन 100 के तहत हुआ है, आपसे पूछा जाएगा। और ये कब हुआ था, 2015 में हुआ था। दूसरा है संविधान संशोधन 101, ये 2016 में हुआ था, और ये वस्तु और सेवा कर अर्थात जीएसटी से जुड़ा हुआ है। यह पूछा जा सकता है, ये लेटेस्ट है तो एग्जाम में आ सकता है। तो 101 के तहत जो है जीएसटी हमारे संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है 102 संविधान संशोधन 2018 में हुआ है, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, ओबीसी आयोग का गठन किया गया है। आर्टिकल 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया है, नया आर्टिकल जोड़ा गया है। संविधान संशोधन 102 2008 में किया गया है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन 103 2009 में किया गया। इसमें अनुच्छेद 15(6) और 16(6) शामिल किया गया, और 10% आरक्षण दिया गया है। किसको, ईडब्ल्यूएस को, जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण दिया गया है 10% संविधान संशोधन 103 के तहत। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन, ये 2020 में हुआ था, और इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया गया है, और एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें दो चीजें किया गया था, संविधान संशोधन 104 में 2020 में हुआ था ये, और एंग्लो इंडियन की 2 सीटें लोकसभा में थी और 1 सीटें राज्य विधानसभा में थी, सबको समाप्त कर दिया गया है, और एससी एसटी के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे है 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और सूची बनाने का केंद्र शासित प्रदेश और राज्य को अधिकार दे दिया गया। याद रखिएगा, जो पिछड़ा वर्ग है इसकी पहचान के लिए पहले केंद्र सरकार ये करता था, राज्य सरकार के अधिकार में ये नहीं था। लेकिन अब जो है 105वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र को और राज्य को दोनों का अधिकार दे दिया गया, केंद्र शासित प्रदेशों को भी अधिकार दे दिया गया कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग का पहचान कर सकता है वो। आगे बढ़ते हम लोग संविधान के कुछ प्रमुख भाग याद कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे संविधान का भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4 तक है। नागरिकता 5 से 11 तक है, ये भाग 2 में है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 तक। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है, याद रखिएगा, भाग 4 में का में मौलिक कर्तव्य है। और नेक्स्ट है भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। भाग 8 बहुत महत्वपूर्ण है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 9 पंचायत, भाग 9A नगर पालिका, 9B
ये बहुत महत्वपूर्ण है। 9 सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है और इसके लिए 97वां संविधान संशोधन किया गया था और सहकारी समिति और ये भाग को जोड़ा गया था। भाग 10 है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में और भाग 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं जो एग्जाम में हमेशा आते हैं। उन्हीं को मैं केवल आपके लिए रिवीजन करवा रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको इसी तरह के रिवीजन की चीज़ें मिलती रहें। आगे बढ़ते हैं। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख है और भाग 20 में संविधान के संशोधन का उल्लेख किया गया है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आपसे गलत ना होने पाए। अब हम लोग संविधान की अनुसूचियों को भी देख लेते हैं। जैसे प्रथम अनुसूची संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। उसी तरह द्वितीय अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है। तो पहले वेतन है, फिर तीसरी अनुसूची शपथ का प्रावधान किया गया है, पदाधिकारियों के शपथ का। लेकिन इसमें एक बात याद रखना कि तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान आर्टिकल 60 में अलग से किया गया है। तो एग्जाम अगर पूछा जाए कि तीसरी अनुसूची में किसके शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है तो राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति के लिए अलग से आर्टिकल है 60। चौथी अनुसूची क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में बताया गया है। पांचवी अनुसूची जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। जबकि छठी अनुसूची जो है असम, याद रखिएगा छठी अनुसूची में 4 राज्यों के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। वो 4 राज्य कौन हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं। यही राज्य अनुसूची 6 में शामिल हैं और इन राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची जो है इसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है और 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का उल्लेख है। और याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 9वीं अनुसूची है वो संविधान संशोधन 1 के द्वारा जोड़ा गया था 1951 में। इसके बाद है महत्वपूर्ण है 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल का प्रावधान करता है और ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था संविधान में 10वीं अनुसूची जो दल बदल से जुड़ा हुआ है। 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायतों से संबंधित है और ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची। उसी तरह से 12वीं अनुसूची जो है यह नगर पालिकाओं से संबंधित है और 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो ये क्विक रिवीजन है, आप लोग इसको जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग कुछ आर्टिकल याद कर लेते हैं जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से जुड़े आर्टिकल होते हैं और एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उनको एक बार हम लोग जो है रिवीजन कर लेते हैं उनका भी। जैसे आर्टिकल जो है एक कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो भारत के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख आर्टिकल 1 में किया गया है। आर्टिकल 2 में क्या किया गया है? नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। यहाँ 2 बातें कही गई हैं। नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आर्टिकल उसके लिए 2 है। लेकिन आर्टिकल 3 क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। ठीक है, तो नए राज्यों का जो निर्माण होता है और नए राज्यों के क्षेत्रों का जो परिवर्तन होता है, सीमाओं परिवर्तन होता है, ये आर्टिकल 3 में है। तो आर्टिकल 2 में केवल प्रवेश और स्थापना है, बाकी अन्य प्रक्रियाएं आर्टिकल 3 में है। तो कुछ बारीकियां हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार से कुछ आर्टिकल जुड़े हैं। जैसे अगर ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार में राज्य की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ स्टेट का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 12 में। आर्टिकल जो है समता का जो अधिकार है ये जो है 14 से 18 के बीच में है और विधि के समझ समता आर्टिकल 14 में है। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है, पूछा जा सकता है। आर्टिकल जो 15 है इसमें कभी कभी शब्द पूछ लेता है कि आर्टिकल 15 में कौन कौन से शब्द शामिल हैं। जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब इन आधारों पर
किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 में कभी कभी शब्द पूछ देता है किन किन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, तो कौन कौन से आधार हैं, तो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा। धर्म है, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है। तो ये 5 चीजें हैं जिनके साथ आर्टिकल 15 संबंधित है और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। यह आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरियों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए, सबको समान अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 17 जो है छुआछूत का अंत की बात करता है, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, और 18 उपाधियों के अंत की। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और कभी कभी क्या होता है ना कि कठिन क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तो चल जाता है, लेकिन अगर सरल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। वाक्य स्वतंत्रता, वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दिया गया है और आर्टिकल 19 में ही प्रेस की स्वतंत्रता का भी उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जो अपराधी हैं उनके लिए कुछ संरक्षण का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 20 कहता है। और आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 21 का जो है शिक्षा का अधिकार है और ये जो है 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये मौलिक अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 21A में इसका उल्लेख किया गया है राइट टू एजुकेशन का। आर्टिकल 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 22। तो 20 में अपराधियों के लिए है और गिरफ्तारी से के विरोध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान 22 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। तो मानव का, याद रखिएगा, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग का प्रतिषेध, इसमें 2 बातें की गई है आर्टिकल 23 में कि मानव के किसी भी अंग का दुर्व्यापार नहीं हो सकता है और बलात्संग किसी के साथ जो है जबरदस्ती किसी से काम नहीं कराया जा सकता है। ये आर्टिकल 23 में 2 बातें कही गई हैं। आर्टिकल 24 कहता है कारखानों आदि में नियोजन के संबंध में प्रतिषेध किया गया है कि 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी कारखानों या खानों में काम करने से रोका जो जाता है वो आर्टिकल 24 के तहत ही रोका जाता है। धर्म की स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वो याद रखिएगा 25 से 28 के बीच में। कभी कभी यही पूछ देता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है, तो आर्टिकल 25 से 28। तो कभी कभी बहुत सरल क्वेश्चन भी हमसे वहां गलत हो जाते हैं। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो याद रखिएगा धर्म को किसी तरह से धर्म मानने का जो अधिकार देता है वो हमें आर्टिकल 25 देता है। और जो सिख धर्म के लोग अपने साथ कटार रखते हैं, चाकू रखते हैं, वो जो है आर्टिकल 25 के तहत उनको रखने का अधिकार दिया गया है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार ये कहाँ पे है? तो ये अल्पसंख्यकों के लिए है और आर्टिकल ये 29 और 30 में है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और कुछ रिट के प्रावधान किए गए हैं। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है और आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कुछ नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल भी देख लेते हैं। याद रखिएगा ये जो है राज्य की जो परिभाषा है ये आर्टिकल 12 में भी है और आर्टिकल 36 में भी है। तो राज्य की जो परिभाषा है, डिफिनेशन ऑफ स्टेट, ये जो है इसका उल्लेख आर्टिकल 36 में भी किया गया है। ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अगर किसी को समान न्याय चाहिए और निःशुल्क विधिक सहायता चाहिए सरकार, तो सरकार उसको निःशुल्क विधिक सहायता के लिए वकील प्रोवाइड करा सकती है। तो ये आर्टिकल 39A में कहा गया है। आर्टिकल 40 महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है। ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में जो है काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार और लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 कहता है। ये आर्टिकल 42 क्या है कि काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। काम के न्यायसंगत और मनोचित दशाओं के साथ साथ महिलाओं की प्रसूति जो डिलीवरी होती है महिलाओं की, उसके संबंधित सहायता का भी प्रावधान आर्टिकल 42 में किया गया है। यह क्वेश्चन कई बार बिहार में पूछा जा चुका है तो एग्जाम में आ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि आर्टिकल 43 और आर्टिकल 43 के तहत ही, याद रखिएगा, मनरेगा की स्थापना भारत में की गई है। तो जो मनरेगा प्रोग्राम शुरू किया गया है, गांव में रोजगार का प्रोग्राम है, अगर एग्जाम में पूछा जाए वो किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 43 से संबंधित है। नेक्स्ट है, आर्टिकल 43 का क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। तो जो उद्योग होते हैं उनके प्रबंधन में कर्मकारों के आधार मजदूरों के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 43 खा क्या कहता है, सहकारी समितियों की अभिवृद्धि। तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 43 का को जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता का उल्लेख करता है और ये आर्टिकल अभी जो है गोवा में लागू किया गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इसको लागू करने का चर्चा चल रही है, हो सकता है यहाँ भी इसको लागू कर दिया जाए। आर्टिकल 45 क्या कहता है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। तो याद रखिए, जो आंगनबाड़ी का प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 45 के तहत किया गया है और 0 से 6 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के बारे में प्रावधान इसी आर्टिकल में मिलता है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजातियां, बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 43 जो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तो भारत में जो जातियां हैं और जो जनजातियां हैं और अन्य दुर्लभ वर्ग में महिलाएं भी आ सकती हैं, विकलांग भी आ सकते हैं और वृद्ध भी हो सकते हैं। तो उनके लिए शिक्षा का प्रावधान और उनके लिए अर्थ संबंधी हितों की जो है व्यवस्था करने का अधिकार राज्य को दिया गया है। आर्टिकल 43 क्या कहता है कि पोषाहार स्तर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य क्या करेगा, पोषाहार मतलब कि पोषण से जुड़ा हुआ काम करेगा और जीवन स्तर को उठाने के लिए लोक स्वास्थ्य की व्यवस्था भी राज्य का कर्तव्य होगा और राज्य अपने संसाधन के अनुसार ऐसा करेगा। नेक्स्ट है, कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य जो है आर्टिकल 48 के तहत कृषि और पशुपालन का संगठन का भी प्रावधान करेगा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आर्टिकल 48 बहुत इंपॉर्टेंट है। 48A का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। तो याद रखिएगा, पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई है इसमें, वन अर्थात जंगलों और वन जीवों की रक्षा की बात कहाँ की गई है, आर्टिकल 48 के तहत। और इसी आर्टिकल के तहत हमारे देश में राष्ट्रीय पार्क बनाए जाते हैं, ये भी याद रखना। नेशनल पार्क की स्थापना आर्टिकल 48 के तहत ही होती है। आर्टिकल 49 क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। तो जो राष्ट्रीय स्मारक हैं, जैसे आपका ताजमहल, जैसे आपका लाल किला, जैसे आपका इंडिया गेट, और कुछ स्थान और कुछ वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा, ये आर्टिकल 49 कहता है। ये आर्टिकल 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका जो काम करेगी, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्य को अलग अलग कर दिया गया है कि न्यायपालिका के कार्य में जो है कार्यपालिका का हस्तक्षेप ना होने पाए। ठीक है, तो दोनों को पृथक कर दिया गया है। और आर्टिकल 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो आर्टिकल 51 में ही हमारी विदेश नीति का उल्लेख किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है आर्टिकल है, ये भी याद रखना। अगर पूछा जाए कि भारत की विदेश नीति का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो आप बताओगे अंतर्राष्ट्रीय, जो आर्टिकल 51 में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। तो ये कुछ प्रमुख आर्टिकल थे, प्रमुख संविधान संशोधन थे जो बहुत ज्यादा चर्चा में थे साल भर। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते भी हैं, तो आप इन वीडियो को अच्छे से देख लेना। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आपको हर तरह की सुविधाएं मिलती रहें। ओके, थैंक यू।